नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान अध्ययन। राजस्थान के अंदर कक्षा 6 से 12 राजस्थान अध्ययन है वो कंप्लीट हमने देखना था। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 का राजस्थान अध्ययन है वो हमने कंप्लीट देख लिया। कक्षा 10 का चल रहा था 11 अध्याय, ये कक्षा 10 में 9 नंबर अध्याय आज हमारा रहेगा राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। बहुत छोटा सा टॉपिक कक्षा 10 के अंदर है, लेकिन आप अगर ये पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत पसीने आएंगे दोस्तों, क्योंकि कोई सा भी चीज छोड़ा नहीं गया है। पूरा राजस्थान का भाषा और साहित्य, सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य। कोई सा भी एग्जाम उठा लो आप, साहित्य से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, कोई कृति पूछ ली जाती है, कोई रचना है, ये किसकी रचनाकार के बारे में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, और इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन आज की इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी कक्षा 6 से 12 तक के नोट्स है या इनकी पीडीएफ है, जो क्लासें लगती है, इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं क्लास की ओर, शुरू करते हैं। राजस्थान की भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और बोलियां। पहले हम भाषाओं के बारे में देखेंगे, फिर साहित्य के बारे में देखेंगे। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है। राजस्थान के लोगों की जो मातृभाषा है वो क्या है? राजस्थानी भाषा है दोस्तों। अब देखिए, राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 मतलब 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कोयलाय माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की क्या थी? एक भाषा थी दोस्तों। अब आगे देखिए इसके बारे में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में किया है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द यानी राजस्थानी भाषा किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो पुस्तक है इनकी में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था दोस्तों। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, भाड़ोती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां व उपभाषाएं हैं दोस्तों राजस्थानी की। अब बात करें हम आगे, तो राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में। उत्पत्ति और विकास दोस्तों, राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। जो राजस्थानी भाषा है इस पर 10वीं सदी तक जो पश्चिमी भारत के अंदर क्षेत्रों के अंदर जो बोली जाती थी अपभ्रंश, उसका अत्यधिक प्रभाव रहा दोस्तों। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा 11 व 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। 11 व 12वीं शताब्दी है, उसके लगभग माना जाता है कि राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। यानी जो 16वीं शताब्दी उसके बाद राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप में विकसित होने लगी दोस्तों। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। कोई सी भाषा उठा लो, उनकी सबकी जननी कौन है? संस्कृत है भाषा, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। संस्कृत, वैदिक संस्कृत है वो किस में आ गई? लौकिक संस्कृत में आ गई दोस्तों। लौकिक संस्कृत में जब दुहूरता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी दोस्तों। तो संस्कृत से ही राजस्थानी आएगी मित्रों। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश जो भाषाएं हैं इनसे हुआ दोस्तों। अब देखिए कैसे विकास हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश है, नागर अपभ्रंश है, मरु गुर्जरी अपभ्रंश है। इनका उल्लेख किया गया, 3 अपभ्रंशों का उल्लेख किया गया है। इन सब में से मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है,
क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से मरु जो मरु दिया गया है, ये मरु से राजस्थानी तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। दोनों पास पास में है, तो मरु गुर्जरी भाषा से दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान की जो मुख्य बोलियां हैं उनके बारे में। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, जिसमें पहले आती है मारवाड़ी दोस्तों। मारवाड़ी राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे इतिहास पढ़ो मारवाड़ का, चाहे भौगोलिक क्षेत्र देखो, सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत, तो महत्वपूर्ण स्थान रहा। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और इस पर बोली जाने वाली मारवाड़ी का नाम, जो बोली यहां पर इस क्षेत्र पर बोली जाती थी, उसको क्या नाम दिया गया? मारवाड़ी का नाम दिया गया दोस्तों। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सर्जन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। मारवाड़ी बोली राजस्थान के अंदर जो बोलियां बोली जाती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक साहित्य सर्जन है जो भी किसमें हुआ है? मारवाड़ी के अंदर हुआ है। यही कारण है कि इन्हें कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। कहीं कहीं पर जो राजस्थानी भाषा है उसका पर्यायवाची यानी राजस्थानी भाषा, इसको ही माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। मारवाड़ी भाषा राजस्थान पश्चिमी भाग में बोली जाती है दोस्तों। आगे देखिए, आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। थली और गोडवाड़ी बोलियां हैं जो मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियां। एक क्वेश्चन एग्जाम में बना था, शुद्ध मारवाड़ी कहां बोली जाती है, किस जिले में बोली जाती है? तो वहां पर आपको जो सही करना है वो करना है जोधपुर मित्रों। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर जिले के अंदर बोली जाती है। आगे चलिए, नेक्स्ट आती है मेवाड़ी भाषा। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। जो उदयपुर, चित्तौड़ ये क्षेत्र है ना मित्रों, राजसमंद, ये क्या था? मेवाड़ क्षेत्र था। और यहां पर जो बोली जाती थी उसको क्या कहते थे? मेवाड़ी कहते थे। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। मारवाड़ में साहित्य लेखन अधिक हुआ है और उससे के बाद अगर बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान की बात करें तो मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों के अंदर बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। जो मेवाड़ी क्षेत्र है या मेवाड़ है वो पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर तो पर्वतीय मेवाड़ी, और जो मैदानी भागों में बोली जाती है उसको मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी बोली आती है, वो आती है ढूंढाड़ी। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। जो ढूंढाड़ क्षेत्र है ना, वहां पर बोली जाने वाली बोली ढूंढाड़ी बोली है दोस्तों। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है, यानी जो भी बात कहेंगे उसके बाद 6 का प्रयोग ये जरूर करेंगे दोस्तों। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। गुजराती में भी 6 का प्रयोग है, तो 6 का प्रयोग जो ढूंढाड़ में किया जाता है, ढूंढाड़ी बोली में किया जाता है, ये गुजराती प्रभाव को दर्शाता है। आधुनिक राजस्थान की अगर हम बात करें तो जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी क्षेत्र का जा सकता है दोस्तों। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल आदि इसकी क्या है? उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल। नेक्स्ट आती है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती बोली हाड़ा राजाओं के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। हाड़ा राजाओं का जहां पर शासन था उसको हाड़ौती कहते हैं और उस क्षेत्र की बोली को हाड़ौती कहते हैं। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग है वो आपको देखने को मिलता है। 6 शब्द का प्रयोग यहां पर किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती बोली का क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट आती है मेवाती बोली। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया। मेव जाति का आधिक्य होने से जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है उसको मेवात क्षेत्र कहा गया दोस्तों। इस क्षेत्र की जो बोली है उसको क्या कहा गया? मेवाती कहा गया दोस्तों। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है।
राजस्थान से जो भरतपुर अलवर के आसपास का जो हरियाणा से लगा हुआ हिस्सा है ना, वहां पर भी मेवाती बोली बोली जाती है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मेवाती पर आपको ब्रज भाषा का प्रभाव है जो देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा वागड़ी बोली। वागड़ी, राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी नाम दिया गया। अब ये वागड़ क्षेत्र कहां पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहां पर। तो वागड़ क्षेत्र की बोली वागड़ी बोली। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी बोली दोस्तों। और इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वागड़ी बोली पर, क्यों, गुजरात से सटा हुआ है तो गुजराती भाषा है, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से आपको यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बोली आती है, वो है मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की भी बोली स्वीकार किया गया है। मालवी वैसे हम देखें ना मित्रों तो मध्य प्रदेश की है, लेकिन जो राजस्थान के मध्य प्रदेश से लगते हुए जिले हैं वहां पर मालवी का प्रभाव मिलता है आपको उन क्षेत्रों में। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रांगड़ी और निमाड़ी इस बोली की क्या है? उपबोलियां। मालवी की उपबोलियां, एक तो रांगड़ी, दूसरी निम्बाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट आती है शेखावाटी बोली। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। राव शेखा, शेखावाटी, राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध है शेखावाटी। और इस क्षेत्र में बोली, इस क्षेत्र की जो बोली है उसको क्या कहते हैं? शेखावाटी कहा जाता है दोस्तों। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, सिरा जो सीकर है, इन जिलों के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको कहा जाता है शेखावाटी। मुख्य रूप से तो चूरू, झुंझुनू और सीकर ही रहेगा। अब बाकी है जो ये जिले जैसे हनुमानगढ़, सूरतगढ़ क्षेत्र है या गंगानगर है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के अंदर भी शेखावाटी का प्रभाव हमें दिखाई देता है दोस्तों। आगे आती है बिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदि जनजाति, आदिवासी जो जनजातियां हैं का बहुत बड़ा जन समूह है, आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए है, कबीला संस्कृति का अनुकरण करते हैं दोस्तों। इस प्रकार की जनजातियों में भील है, मीणा है, ग्रासिया है, कथोड़ी है, ये सभी जातियां हैं दोस्तों। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली है वो प्रमुख रही है। भीली बोली है जो क्या है? प्रमुख है दोस्तों। तो हम भाषाओं की बात करें तो ये थी राजस्थान की भाषा एवं बोलियां दोस्तों। अब शुरू करते हैं हम राजस्थान का साहित्य दोस्तों। राजस्थान साहित्य का इतिहास, क्योंकि साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक एक चीज इसके बारे में है अध्ययन करेंगे दोस्तों। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बसंतगढ़ शिलालेख जो है सिरोही में, वहां से मिला दोस्तों। राजस्थान शब्द का उल्लेख कहां पर मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख में। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया है। राजपूताना की बात हो रही है यहां पे, राजस्थान की नहीं हो रही है। तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक लाइन से, यहां पर याद करते जाओ मित्रों। राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी है, जिसके बारे में हमने अध्ययन अभी अभी किया है दोस्तों। आगे चलिए, वापस क्वेश्चन आ गया है। राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया था दोस्तों। राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक विस्तृत सर्वेक्षण पहली बार 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया दोस्तों। राजस्थानी भाषा की लिपि वणियावाणी, देवनागरी या महाजनी कहलाती है दोस्तों। जो राजस्थानी भाषा इसकी लिपि है वणियावाणी, देवनागरी या महाजनी। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागरी अपभ्रंश से मानी है दोस्तों। 3 अपभ्रंश पढ़े थे ना, तो उसमें से नागरी अपभ्रंश से मानी है। कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी तथा मोतीलाल मेनालिया ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से, मरु गुर्जरी अपभ्रंश है उससे मानी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है उससे मानी है। ये चौथा अपभ्रंश जो साइड का अपभ्रंश आ गया है।
डॉक्टर दशरथ लाल शर्मा ने राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी है। किससे मानी है? शौरसेनी अपभ्रंश में दोस्तों। राजस्थानी भाषा का उद्भव 11वीं शताब्दी में हुआ। 13वीं शताब्दी में राजस्थानी गद्य साहित्य का उद्भव हुआ। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में आधुनिक, नवीन या अर्वाचीन राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। जो हमने पहले देखा है ये संपूर्ण चीज। अध्ययन की दृष्टि से राजस्थानी भाषा को दो भागों के अंदर बांटा जाता है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी दोस्तों। अब देखिए, राजस्थानी साहित्य मुख्यतः मारवाड़ी में लिखा गया है। हमने मारवाड़ी भाषा पढ़ी थी ना कि साहित्य में इसका प्रभाव अधिक है, तो मारवाड़ी के अंदर राजस्थानी साहित्य है वो ज्यादा लिखा गया है दोस्तों। प्राचीन राजस्थानी काव्य रचना अपभ्रंश व पश्चिमी प्राकृत के पतन समय में लिखी गई थी। यह अपभ्रंश व पश्चिमी प्राकृत राजस्थानी भाषा का क्या है? मूल स्रोत है। 15वीं सदी के आसपास काव्य रचना के लिए एक विशेष भाषा विकसित हुई जो बोलचाल में कहीं भी प्रचलित नहीं थी। वह थी डिंगल भाषा। वह कौन सी थी? डिंगल थी। और इस डिंगल नाम इसे ब्रज भाषा से निकली एक अन्य भाषा पिंगल से अलग करने के लिए दिया गया था दोस्तों। पिंगल और डिंगल पश्चिम पूर्व की भाषाओं के नाम है डिंगल पिंगल। देख लीजिए यही शैलियां आ जाएगी। राजस्थानी भाषा साहित्य की दो शैलियां, पहली डिंगल शैली, दूसरी पिंगल शैली। जिस भाषा में लिखी गई उसी के आधार पर डिंगल शैली देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य की वह शैली जिस पर मारवाड़ी भाषा तथा मरु गुर्जरी अपभ्रंश का प्रभाव इस शैली पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। राजस्थान में चारण जाति का जो अधिकांश साहित्य है वो किस में मिलेगा आपको? डिंगल शैली में मिलेगा। किसमें? डिंगल शैली के अंदर मिलेगा दोस्तों। आगे देखिए, दूसरी है पिंगल। राजस्थानी भाषा साहित्य की वह शैली जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा पिंगल शैली के नाम से जानी जाती है। ब्रज भाषा का प्रभाव, तो अलवर भरतपुर का वो क्षेत्र, वहां पर धौलपुर, वहां पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा, करौली के आसपास। भाट जाति का अधिकांश साहित्य पिंगल शैली के अंदर लिखा हुआ है। पिंगल शैली में मिलेगा आपको भाट जाति का अधिकांश साहित्य दोस्तों। साहित्य के दो रूप है, एक रासो साहित्य है, एक ख्यात साहित्य है। एक तो रासो साहित्य और एक ख्यात साहित्य। अब देखिए, सबसे पहले रासो साहित्य के बारे में बात कर ले। जब किसी वंश या व्यक्ति की उपलब्धियों को महाकाव्य के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासो साहित्य कहते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई वंश है, उसकी उपलब्धियों के बारे में महाकाव्य में हम लिखते हैं तो उसको रासो कहते हैं दोस्तों। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पिंगल शैली का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी भाषा साहित्य का प्रथम महाकाव्य। नरपते नाले द्वारा रचित बिसलदेव रासो डिंगल भाषा में, सारंगधर कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो डिंगल भाषा में, दलपत विजय द्वारा रचित खुमान रासो डिंगल में। प्रमुख क्या है? रासो साहित्य है दोस्तों। पहला था रासो साहित्य। अब बात करें ख्यात साहित्य। राजस्थानी भाषा में इतिहास को ख्यात कहा जाता है और ख्यात साहित्य की रचना सामान्यतः राजा महाराजाओं के संरक्षण में हुई है। राजस्थानी भाषा में जो इतिहास है उसको क्या कहा जाता है? इतिहास को ख्यात कहा जाता है दोस्तों। अब कौन कौन सी ख्यात है जो प्रसिद्ध है उसके बारे में भी अध्ययन कर लें, क्वेश्चन तो यहां से भी बन सकता है। उनमें आ रही है आपके दयाल दासरी ख्यात। पहली कौन सी आई है? दयाल दासरी ख्यात दोस्तों। दयाल दास द्वारा रचित डिंगल शैली की प्रमुख रचना है। डिंगल शैली की प्रमुख रचना है दयाल दासरी ख्यात दोस्तों। ये बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी इतिहासकार थे दयाल दास। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के क्या थे? दरबारी इतिहासकार। इस ग्रंथ में मारवाड़ व बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है जो वर्णित है। दयालदास श्री ख्यात है, इस ग्रंथ के अंदर मारवाड़ और बीकानेर के जो राठौड़ है उनका इतिहास मिलेगा दोस्तों आपको। दूसरी ख्यात आती है नैणसीरी ख्यात। देखिए नैणसीरी ख्यात मोहनोत नैणसी द्वारा रचित डिंगल शैली की रचना है। मोहनोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी इतिहासकार थे। इस ग्रंथ में इन्होंने मारवाड़ का क्रमबद्ध इतिहास न लिखकर भिन्न भिन्न रियासतों की ऐतिहासिक घटनाओं को बातों के रूप में संकलित किया है। मोहनोत नैणसी की अन्य प्रसिद्ध रचना देखें तो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत पहली तो है नैणसीरी ख्यात मोहनोत नैणसी की, दूसरी है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत।
इस ग्रंथ में नैन्सी ने मारवाड़ के विभिन्न परगनों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक इतिहास क्रमबद्ध लिखा है। इसमें क्रमबद्ध नहीं है, जबकि मारवाड़ रा परगना री विगत है, इसमें क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है। इसी ग्रंथ के आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। तो राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है हमारे ख्यात बांकीदास की ख्यात। बांकीदास द्वारा रचित डिंगल शैली की रचना है ये, बांकीदास की ख्यात, बांकीदास रचयिता है। ये जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। जोधपुर के महाराजा थे मानसिंह, उनके क्या थे? दरबारी कवि थे एवं उनके काव्य गुरु भी ये थे। बांकीदास क्या थे? मानसिंह के काव्य गुरु भी। इन्होंने भी विभिन्न रियासतों की ऐतिहासिक घटनाओं की बातों के रूप में क्या किया है? संकलित किया है। नेक्स्ट आती है वचनिका। देखिए, ये गद्य पद्य से मिश्रित रचना है, जिसमें प्रमुख शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खींचीरी वचनिका है। वचनिका के अंदर बहुत सारी है, जिसमें मुख्य रूप से यही जानी जाती है अचलदास खींचीरी वचनिका, जो शिवदास गार्डन के द्वारा रचित है। अन्य ग्रंथों की अगर हम बात करें तो आ जाता है पातल और पीतल। पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित डिंगल शैली की वीररस रचना है ये पातल और पीतल। पातल है महाराणा प्रताप की, यानी जो इसके अंदर सूचक किया गया महाराणा प्रताप को, और पीतल सूचक किया गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। नेक्स्ट रचना है वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित पिंगल शैली की रचना है। इस ग्रंथ में बूंदी रियासत का पद्य रूप में इतिहास प्रसिद्ध है। जो वंश भास्कर है ये सूर्यमल मिश्रण की है, और इसके अंदर बूंदी रियासत का जो इतिहास है वो पद्य रूप में है। सूर्यमल मिश्रण की अन्य रचना है वीर सतसई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ की रचना सूर्यमल मिश्रण ने अंग्रेजों के विरुद्ध शासकों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के लिए की थी। और क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना शासकों के सोए हुए अभिमान को जगाने के लिए की? वीर सतसई की। नेक्स्ट है बेली किशन रुक्मणीरी। पृथ्वीराज राठौड़ की डिंगल शैली की श्रृंगार प्रधान रचना है ये। कौन सी? बेली किशन रुक्मणीरी। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण और रुक्मणी की धार्मिक कथा का वर्णन मिलता है। बेली किशन रुक्मणी के अंदर श्री कृष्ण और रुक्मणी की धार्मिक कथा का वर्णन मिलता है दोस्तों। अब बात करें आगे हम चलकर प्राचीन व मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य की। प्राचीन व मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य अभी नॉर्मली जो मुख्य है वो पढ़ रहे हैं, फिर एक साथ एक सारणी के अंदर सभी जो हमारे ग्रंथ या रचनाएं हैं और उनके रचनाकार है उनकी लिपि लेकर आ जाऊंगा दोस्तों। भरतेश्वर बाहुबली गौर जैन साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसकी रचना व्रजसेन सूरी ने की। जिनको ब्रजसेन भी मिलता है, वर्जसेन भी मिलता है। तो भरतेश्वर बाहुबली गौर व्रजसेन सूरी का है, जैन साहित्य है दोस्तों। भरतेश्वर बाहुबली रास, अलग नाम आ गया, रास आ गया यहाँ पे। ये राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास ग्रंथ है। इसकी रचना शालिभद्र ने सूरी ने की। इसकी किसने की है? शालिभद्र सूरी ने। तो भरतेश्वर बाहुबली गौर व्रजसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी ने। नेक्स्ट आपके आएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की। इसमें चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय के जीवन एवं युद्धों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है खुमान रासो। इसकी रचना दलपत विजय द्वारा की गई। खुमान रासो की रचना किसने की है? दलपत विजय के द्वारा की गई। इसमें मेवाड़ के बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास पिंगल भाषा में लिखा गया है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का जो इतिहास है खुमान रासो के अंदर पिंगल भाषा के अंदर लिखा गया है। तो खुमान रासो के रचनाकार दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई। नेक्स्ट आ गई हमीर रासो। हमीर रासो इसकी रचना जोधराज द्वारा की गई। हमीर रासो की रचना किसने की है? जोधराज ने। रणथंभौर शासक राणा हमीर चौहान की वंशावली। देखिए, रणथंभौर के शासक थे राणा हमीर। इसके अलावा चौहानों की वंशावली और अलाउद्दीन खिलजी से जो युद्ध हुआ उसका वर्णन हमीर रासो के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य। अलग अलग है हमीर रासो और हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूरी ने की थी। संस्कृत भाषा में रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन हमीर महाकाव्य के अंदर किया गया है दोस्तों।
नेक्स्ट आता है हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर हट दोस्तों। हमीर हट की रचना चंद्रशेखर द्वारा की गई। किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा। और चंद्रशेखर की एक अन्य कृति है सुरजन चरित्र। कौन सी है? सुरजन चरित्र। हमीर हट सुरजन चरित्र किसकी है? चंद्रशेखर की। नेक्स्ट है विरुद्ध छतहरी। विरुद्ध छतहरी दोस्तों, इसकी रचना कवि दुर्सा आड़ा द्वारा की गई थी। विरुद्ध छतरी की रचना किसने की है? दुर्सा आड़ा के द्वारा की गई। इसमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन है और दुर्सा आड़ा की अन्य जो रचना है वो है किरतार बावनी। दोनों इंपॉर्टेंट है, विरुद्ध छतहरी और किरतार बावनी, दोनों से क्वेश्चन बन सकता है आपके। आगे चलें तो नेक्स्ट हमारी रचना आती है पद्मावत। पद्मावत के बारे में देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी उनके मध्य का जो युद्ध है उसका वर्णन है दोस्तों। पद्मावत रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, उन्हीं के नाम पर पद्मावत इस रचना का नाम दिया गया। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसको लिखा गया। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य जो युद्ध होता है उसका वर्णन है। नेक्स्ट है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो नरपति नालय इसके क्या है? रचनाकार है। तो नरपति नालय द्वारा रचित इसमें अजमेर के चौहान शासक थे बिसलदेव, उनका वर्णन मिलता है। रचनाकार कौन है बिसलदेव रासो के? नरपति नालय। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय। जयानक द्वारा रचित इसमें अजमेर के प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय का क्या मिलता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज विजय के अंदर। जयानक के द्वारा ये रचना, इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट रचना की हम बात करें तो आती है दयालदास श्री ख्यात। दयालदास सिडायच द्वारा रचित इसमें जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है, जो हमने पहले भी देख लिए, दयालदास श्री ख्यात। नेक्स्ट है संगत रासो। कौन सी है? संगत रासो। गिरधर आसिया द्वारा रचित है संगत रासो। गिरधर आसिया के द्वारा रचित है संगत रासो, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का क्या है? वर्णन है। महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उनका वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट रचना की बात करें तो आती है अजीतोदय। जगजीवन भट्ट द्वारा रचित इसमें मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह व अजीत सिंह के मुगलों के साथ संबंधों का वर्णन मिलता है। अजीतोदय, अजीत, ये मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह और अजीत सिंह, इनके मुगलों के साथ जो संबंध थे उनका वर्णन मिलता है। अजीतोदय के जो रचनाकार है वो है जगजीवन भट्ट दोस्तों। नेक्स्ट है गजगुण रूपक। गजगुण रूपक के रचनाकार है केशवदास गार्डन। इसमें जोधपुर के महाराजा गज सिंह का वर्णन, गज नाम से ही पता चल गया, गजगुण रूपक, गज सिंह का वर्णन मिलता है जो मारवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट आ रही है आपके डोला मारूरा दोवा। डोला मारूरा दोवा कवि कलोल द्वारा रचित इसमें डिंगल भाषा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण ग्रंथ एवं डोला एवं मरवण या मारू के प्रेम का क्या है? वर्णन है। डोला मारू भी मिलता है, डोला मरवण भी मिलता है मित्रों, दोनों नाम है। तो डोला मारू का दोहा है, किनकी रचना है? कवि कलोल की है दोस्तों। नेक्स्ट है सूरज प्रकाश। कर्णिदान इसमें जोधपुर, कर्णिदान है इसके सूरज प्रकाश के रचनाकार। इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश से के प्रारंभ से लेकर अब्बे सिंह के समय तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। जोधपुर के राठौड़ वंश जोधपुर में प्रारंभ होता है, वहां से लेकर जब तक शासक अब्बे सिंह बनते हैं तब तक का वर्णन सूरज प्रकाश के अंदर देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है वेली किशन रुक्मणी। देख लिया इसको पहले भी हमने। वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की यह ग्रंथ है, यह रचना है, और इसमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की जो कथा है उसका वर्णन किया गया है। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा इसकी रचना की गई। जालोर के वीर शासक कानड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध होता है उसका वर्णन मिलता है कानड़देव प्रबंध में। रचनाकार कौन है? पद्मनाभ है दोस्तों। नेक्स्ट रचना आती है कोयलाई माला दोस्तों। कोयलाई माला उद्योतन सूरी इसके रचनाकार है। कोयला माला के जो रचनाकार है वो कौन है? उद्योतन सूरी है। इसकी रचना 778 ईस्वी में जालोर में तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है। 778 में इसकी रचना की गई थी कोयलाई माला की उद्योतन सूरी के द्वारा जालोर में, और राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का उस समय का वर्णन इसके अंदर मिलता है। राजरूपक वीरभान के द्वारा इसकी रचना की गई, राजरूपक की। जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन राजरूपक के अंदर मिलता है।
राज रूपक में। वीरबाण है इसके रचनाकार। नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट आती है बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात तो रचनाकार कौन है? बांकीदास है। और बांकीदास के अन्य जो ग्रंथ है उनमें है मान जसो मंडन और दातार बावनी। ये बांकीदास के अन्य दो रचनाएं हैं दोस्तों। वचनिकार राठौड़ रतन सिंह मेष दासोत्री जग्गा बिड़िया की यह रचना है। और दरमत के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। दरमत का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। वचनिकार राठौड़ रतन सिंह मेष दासोत्री जग्गा बिड़िया की क्या ये रचना है दोस्तों। नेक्स्ट आ रही है वंश भास्कर, जिसके बारे में हमने पहले भी देख लिया है। सूर्यमल मिश्रण की यह रचना है। बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन है। दत्तक पुत्र मुरारीदान ने इसे पूरा किया था। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे मुरारीदान, उन्होंने वंश भास्कर को क्या किया था? पूरा किया था। नेक्स्ट है चेतावनीरा चूकट्या, केसरी सिंह बारट की रचना है। केसरी सिंह बारट की। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका चेतावनीरा चुगट्या के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट आ रहा है राव जेतसिरोचंद। राव जेतसिरोचंद बिट्टू सूजा द्वारा बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर के नरेश राव जेतसी के मध्य जो युद्ध होता है उसका वर्णन मिलता है राव जेतसिरोचंद में। राव जेतसी कहाँ के? बीकानेर के शासक थे। कामरान बाबर के पुत्र थे। इन दोनों के मध्य होता है युद्ध और उस युद्ध का वर्णन मिलता है राव जेतसिरोचंद में, जिसके रचनाकार कौन है? बिट्टू सूजा है दोस्तों। रुक्मणी अरण सायाजी झूला, इसके रचनाकार कौन है? सायाजी झूला है दोस्तों। रचनाकार है सायाजी झूला, इंपोर्टेंट। इडर नरेश के आश्रित कवि जो सायाजी झूला है ये इडर नरेश के आश्रित कवि थे। और अन्य ग्रंथ इनका हम अगर देखें तो नागदमन है। कौन सा ग्रंथ है? नागदमन दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट आ रहा आपके वीर विनोद। श्यामलदास मेवाड़ के अंग्रेज कालीन इतिहास का वर्णन है इसमें। श्यामलदास है वीर विनोद के रचनाकार और मेवाड़ के अंग्रेजों कालीन जो इतिहास है उसका वर्णन मिलता है। प्राचीन लिपिमाला या राजपूताने का इतिहास पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा रचित है। एक तो प्राचीन लिपिमाला है, एक है राजपूताने का इतिहास दोस्तों। ये मुख्य रचनाएं थी। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार एवं कवियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले आ रहे हैं हमारे नागरीदास सावंत सिंह दोस्तों। ये किशनगढ़ के शासक थे। कहां के? किशनगढ़ के शासक थे और इन्होंने नागरीदास के नाम से स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की है। नागरीदास के नाम से स्वतंत्र ग्रंथों की रचना इन्होंने की, सावंत सिंह नागरीदास ने। नागरीदास वल्लभ संप्रदाय के कवि है। इन्होंने श्रृंगार व प्रेम रस में कविताएं लिखी। नागरीदास के ग्रंथों में राधा व कृष्ण की प्रेम लीलाओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है दोस्तों। बाद में पारिवारिक कलह के कारण इनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और इन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। आगे देखिए नागरीदास के बारे में। इन्होंने राधा जी की बनी ठनी रूप की कल्पना की और उन पर अनेक चित्र बनाए, जिसे किशनगढ़ चित्रशैली का नागरीदास के समय क्या होता है? विकास होता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखिए गोपी प्रेम प्रकाश, बरजसार, बोरलीला, विहार चंद्रिका, गोधन आगमन, ग्रीष्म बहार, फाग विलास, अरिलाष्टक, बाल विनोद, नक्सिक, सिकनद, रसानुक्रम के दोहे, उत्सवमाला, जुगल भक्ति विनोद, दोहन आनंद, सिंगार सागर, बहुत सारी यानी स्वतंत्र रचनाएं लिखी। तो ये रचनाएं हैं दोस्तों नागरीदास की। नागरीदास से आगे चलते हैं तो आते हैं सीताराम लालस। सीताराम लालस का जन्म 1912 में बाड़मेर जिले में हुआ था, जहां इनका ननियाल था। इनका वास्तविक पैतृक निवास जोधपुर का नरेवा गांव था। गांव तो इनका जोधपुर जिले का नरेवा है, जबकि ननियाल था बाड़मेर में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। सीताराम लालस ने 2 लाख शब्दों से अधिक का एक राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया, जिसके कारण एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुबान की मसाल से संबोधित किया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, उसने श्री लालस को राजस्थानी जुबान की मसाल से संबोधित किया था, क्योंकि सीताराम लालस ने 2 लाख शब्दों से अधिक का एक राजस्थानी शब्दकोश है तैयार किया। वर्ष 1976 में जोधपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानक उपाधि से तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 1977 में पद्मश्री सम्मान से इन्हें विभूषित
किया गया दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हमारे कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था सुजानगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ चूरू के अंदर। ये हिंदी व राजस्थानी भाषा के क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। कन्हैयालाल सेठिया ने पातल व पीतल, लिल्टास जो बहुत एग्जामों में आई भी है, लिल्टास, धरती दोरारी, अग्निवीणा, किन दड़ियों में बेसुध सोए मारवाड़ के सपूत, जमीन रो धनी कुण, मिंजर, तुम्हें सौगंध है आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। तो देखिए कन्हैयालाल सेठिया की जो रचनाएं हैं उनमें पातल और पीतल मुख्य है। लिल्टास आजकल बहुत एग्जामों में रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, लिल्टास वाला। धरती दोरारी, अग्निवीणा है, किन दड़ियों में बेसुध सोए मारवाड़ के सपूत, जमीन रो धनी कुण, मिंजर, तुम्हें सौगंध है, ये सभी रचनाएं हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री व पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा इनको मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया। नेक्स्ट आते हैं कोमल कोठारी। कोमल कोठारी जीवन भर राजस्थान की कला संस्कृति का प्रचार करते रहे। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के निदेशक पद पर रहे। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद पर भी क्या किया? कार्य किया। कोमल कोठारी ने ज्ञानोदय व ज्वाला पत्रिका, एक तो ज्ञानोदय, दूसरा ज्वाला पत्रिका का क्या किया? संपादन किया है। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित किया है और मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से क्या किया? सम्मानित किया। ये थे कोमल कोठारी। कोमल कोठारी से आगे आते दुर्सा आड़ा दोस्तों। दुर्सा आड़ा का जन्म हुआ था 1592 में मारवाड़ रियासत के धुंधला गांव में, मारवाड़ रियासत के धुंधला गांव में। इनका पालन पोषण बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह ने किया। बगड़ी के ठाकुर थे प्रताप सिंह ने, उन्होंने दुर्सा आड़ा का पालन पोषण किया। ये डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। दुर्सा आड़ा ने किरतार बावनी, विरुद्ध छहतरी, अजाजिरी, बुचर मोरी जी गजपत, मान सिंह राजूलना, चालकनेस, माताजी रोछंद आदि रचनाएं हैं जो लिखी। दुर्सा आड़ा एक कवि होने के साथ साथ एक अच्छे योद्धा भी थे दोस्तों। ये थे दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा से आगे चलते तो आते हैं बिहारी मल। बिहारी मल का जन्म हुआ था 1642 में ग्वालियर के अंदर और ये जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के, जो मिर्जा राजा है जयसिंह, उनके दरबारी कवि थे। बिहारी ने बिहारी सतसही नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की। इसमें कुल 713 दोहे हैं, 713 दोहे। अब देखिए मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए एक असरपी देता था। मिर्जा राजा जयसिंह है जो बिहारी मल है, उसके प्रत्येक दोहे पर उसको एक असरपी दिया करते थे। बिहारी सतसही के दोहे कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखते हैं। इनके दोहों के बारे में कहा जाता है, सतसहियों के दोरा जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे गाव करे गंभीर दोस्तों। ये बिहारी मल जी हैं जिनकी रचना है बिहारी सतसही दोस्तों। नेक्स्ट है रागे राघव। डॉक्टर रागे राघव का जन्म 1923 में आगरा के अंदर हुआ था और इनका वास्तविक नाम था टी.एन. आचार्य। रागे राघव का वास्तविक नाम क्या था? टी.एन. आचार्य था। इन्होंने हिंदी भाषा में लगभग 150 कृतियां लिखी और इनका प्रथम उपन्यास था वो था गरौंदे दोस्तों। अन्य उपन्यासों में देखिए मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज, ये क्या रहे? चर्चित रहे। तो गरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज, ये किनके हैं? रागे राघव के कृतियां या ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत दोस्तों। इनका जन्म 1916 में मेवाड़ राज्य के देवगढ़ में व विवाह बीकानेर के रावतसर में हुआ। मेवाड़ राज्य के देवगढ़ में जन्म हुआ था लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का। 1916 में विवाह होता है बीकानेर के रावतसर में। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत विधानसभा सदस्य एवं राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही दोस्तों। इन्होंने राजस्थानी भाषा में पाबूजी री बात, भूमल, मांझल रात, डूंगजी जवार जी री बात, गिर ऊंचा गढ़ा, टाबरा री बात, हुकारा दोसा, केरे चकवा थरी बात, अमोल वाता आदि प्रसिद्ध कृतियां हैं जो लिखी। तो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पाबूजी री बात पहली है, भूमल दूसरी, मांझल रात तीसरी, डूंगर जी जवार जी री बात चौथी, गिर ऊंचा गढ़ा
5वीं, टाबरा निबात 6वीं, हुकारा दोसा 7वीं, केरे चकवा थेरीवात 8वीं, अमोल वाता 9वीं। ये क्या है? प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। नेक्स्ट चलिए मित्रों, अब देखिए लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबान के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद किया था गजबान के नाम से, उसके लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री तथा राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का कुंभा पुरस्कार, टेसीटोरी स्वर्ण पुरस्कार आदि विशिष्ट पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारे जो कवि आते हैं वो आते हैं विजयदान देथा दोस्तों। देखिए विजयदान देथा के बारे में, इनका जन्म 1926 में बोरुंदा गांव में हुआ था और इन्हें बिज्जी उपनाम से भी जाना जाता था। विजयदान देथा को बिजी कहा जाता था। विजयदान देथा ने राजस्थानी भाषा में बहुत सी कहानियां व उपन्यास लिखे थे। राजस्थानी भाषा में बहुत सी कहानियां लिखी, बहुत से उपन्यास इन्होंने लिखे। इनकी बातारी फुलवारी जो 14 खंडों में तैयार की गई थी बहुत प्रसिद्ध हुई और बहुत एग्जामों में भी आई है बातुरी फुलवारी। इसके अतिरिक्त मारो बदलो, तिडोराव, अलेकू हिटलर, मेरा दर्द जाने ना कोई, महामिलन, प्रिय मृणाल, द्विधा, ये क्या प्रसिद्ध कृतियां हैं मित्रों। द्विधा कहानी पर अमोल पालेकर ने पहली नामक हिंदी फिल्म का जो निर्माण किया है तो इंपॉर्टेंट बन गई है। पूछा जा सकता है द्विधा जो कृति है उसके रचनाकार कौन है। बातारी फुलवारी तो बहुत एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है अभी तक। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न दोनों सम्मान इनको प्रदान किए गए हैं विजयदान देथा को दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए, आगे आते पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। पृथ्वीराज राठौड़, इनका जन्म बीकानेर में 1606 में हुआ था। ये बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। ये अकबर के दरबार में क्या हुए थे? शामिल थे दोस्तों। ये वीर, श्रृंगार व भक्ति तीनों रसों के कवि थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। इन्होंने बेली किशन रुक्मणी की रचना की जिसमें दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद बताया है। बेली किशन रुक्मणी की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, जिसको दुर्सा आड़ा ने क्या बताया है? 5वां वेद बताया है दोस्तों। अब देखिए डॉक्टर टेसीटोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर टेसीटोरी ने इनको कहा था डिंगल का हेरोस। हेरोस, होरेस नहीं, हेरोस। पृथ्वीराज राठौड़ ने ठाकुर जी राधोवा, गंगा जी राधोवा, दसम भागवत राधोवा आदि ग्रंथ है उनकी भी रचना की थी। इंपॉर्टेंट है वेली कृष्ण रुक्मणी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ये राजस्थान के विख्यात कवि रहे। इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति अग्निवेदिका से बताई है, अग्निवेदिका से। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र व क्या थे? राजकवि थे। चंद्रबरदाई का जो संबंध है वो किनसे है? चारण समुदाय से था। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इन्हीं के प्रसिद्ध हुए 4 बांस 24 गज के अनुमान से पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मारा था दोस्तों। तो ये थे चंद्रबरदाई जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट सारंगधर। सारंगधर दोस्तों ये रणथंभौर के शासक हमीर चौहान के गुरु राघव देव के पुत्र थे। रणथंभौर के चौहान हमीर थे। हमीर चौहान के गुरु थे राघव देव, उनके पोत्र थे पोते सारंगधर। इन्होंने हमीर रासो व सारंगधर संहिता ग्रंथों की रचना की। सारंगधर से तो पता चल जाएगा, पूछी जाएगी कि सारंगधर की है, लेकिन हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की है। सारंगधर ने संगीत के लुप्त ग्रंथ गांधर्व शास्त्र का संक्षिप्त पाठ का परिचय सारंगधर संहिता में दिया है। तो संगीत का लुप्त ग्रंथ है गांधर्व शास्त्र, उसका संक्षिप्त परिचय है जो सारंगधर ने सारंगधर संहिता के अंदर दिया दोस्तों। ये प्रमुख कवि थे राजस्थान के। अब मित्रों कुछ मुख्य कृतियां हैं और उनके रचनाकार कौन है उनकी बात हम कर लेते हैं। तो राजस्थान के साहित्य की प्रमुख कृतियां देखिए मित्रों, बातारी फुलवारी रचनाकार विजयदान देथा। पाथल व पीतल कन्हैयालाल सेठिया। राजपुताने का इतिहास पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गिराशंकर होराचंद ओझा। एक लिल्टास भी याद रख लेना, लिल्टास भी नहीं किए कन्हैयालाल सेठिया की।
कहावत कोश राजस्थानी डॉक्टर कन्हैयालाल, राजस्थानी हिंदी विजयदान देथा, राजस्थानी व्याकरण रामकरण आसोपा। आगे चलिए, राजस्थानी कहावत मुरलीधर व्यास, राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस, इंपॉर्टेंट। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पितामह जिनको कहा जाता है। इनकी पुस्तक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत के हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। डिंगल कोश के रचनाकार है मुरारीदान, बुद्धिराज के रचनाकार है सालीभद्र सूरी। दोस्तों आगे चलिए, सोमदेव बुद्धिसागर, सोमदेव बुद्धिसागर के रचनाकार है जानकवि। ललित विग्रह राज के रचनाकार है विग्रहराज चतुर्थ। वास्तु मंजरी के रचनाकार है नाथा, जो मंडन का क्या है भाई था। भाषाभूषण के रचनाकार है महाराजा जसवंत, इंपॉर्टेंट है ये भाषाभूषण। कुवलय माला के हैं उद्योतन सूरी, जो भी इंपॉर्टेंट है। कुवलय माला के रचनाकार उद्योतन श्री। नरसिंह मायरो, इसके रचनाकार है रतन खाती। कौन है? रतन खाती। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट है डोला मारवणरी चौपाई, इसके रचनाकार कौन है? कुशल लाभ इसके रचनाकार है। डोला मारूरा दोवा, कवि कलोल, जो हमने पहले पढ़ लिए। पासुरनाथ चरित, श्रीधर इसके रचनाकार है। ज्योतिष रत्नाकार के रचनाकार है महाराजा राय सिंह बीकानेर के। राय सिंह महोत्सव के रचनाकार है महाराजा राय सिंह बीकानेर वाले। संवत यशोभूषण, इसके रचनाकार है कविराज मुरारीदान। धर्मोपदेश माला, धर्मोपदेश माला के रचनाकार है जय सिंह सूरी, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट रचना में चलिए, नेक्स्ट है गुण गज्यो एव, गुण गज्यो एव, इसके हैं माधोदास ददवाड़िया। कृष्णजीरी वेली, कृष्णजीरी वेली, इसके रचनाकार है करमसी रुणेचा, करमसी रुणेचा। जोधपुर राज्य की ख्यात मुरारीदान की लिखी हुई है। ग्रंथराज गोपीनाथ गार्डन। अमर काव्य उमरदान के द्वारा। राजवल्लभ मंडन के द्वारा। मारवाड़ के परगना रिविकत किसने लिखी? मोहनोत नैणसी ने लिखी। दोस्तों नेक्स्ट है आपकी चेतावनीरा चूगट्या और रूठी रानी। चेतावनीरा चूगट्या और रूठी रानी केसरी सिंह बारट की रचना है। राजियरा सोरटा कृपाराम खिड़िया की रचना है। सुरजन चरित्र या अमीरठ, सुरजन चरित्र या अमीरठ, यह रचना है चंद्रशेखर की। मूर्णोत नैणसी ख्यात, नाम से ही पता चल गया मूर्णोत नैणसी की रचना है। कुकवि बत्तीसी बांकीदास ख्यात, कुकवि बत्तीसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बांकीदास की यह रचना है। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई रचना है बिहारी की। गंगा लहरी माधोदास ददवाड़िया की रचना है गंगा लहरी। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है वैराग्य सागर। वैराग्य सागर नागर समुच्चय, दो है, वैराग्य सागर और नागर समुच्चय, नागरीदास की रचना। वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की रचना है। कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ की रचना है। गोरा बादलरी चौपाई हेमरत्न सूरी की रचना है। गुणभाषा गुणसागर हेमकवि की रचना है। गुणभाषा गुणसागर हेमकवि की रचना है। दोस्तों नेक्स्ट है कहर प्रकाश बख्तावर जी की रचना है। गुणरूपक केशवदास की रचना है। मुंडियार की ख्यात मोहनोस नैणसी की रचना है। विरुद्ध क्षेत्री दुर्साजी हाड़ा की रचना है। रुक्मणी हरण सायाजी जूला की रचना है। हमीर कावे सारंगदर की रचना है। हमीरायण ये बांडुट व्यास की रचना है। दोस्तों नेक्स्ट में चलिए, ये रचनाएं मित्रों यहाँ पर कोई ट्रिक काम में नहीं करेगी, आप याद कीजिएगा, अपने आगे एक पेज में इनको लिखिए और अपने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ सामने लगा लें और पढ़ते रहे। नागदमन है सायाजी जूला की। पाबूजीरा सोरटा है रामनाथ किविया की, जो इंपॉर्टेंट है। पाबू प्रकाश के हैं रचनाकार मोडजी आसिया, इंपॉर्टेंट है। डिंगल कोश के रचनाकार है मुरारीदान। राजरूपक के रचनाकार है वीर भानु रत्न। दातार बावनी के रचनाकार है बांकीदास। पिंगल प्रकाश के रचनाकार है हमीरदान रत्न। दोस्तों नेक्स्ट रचना आती है हमारी, नेक्स्ट जो रचना है मित्रों, हरिपिंगल प्रबंध देख लिया जोगीदास। हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास की रचना है। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री जग्गा खिड़िया की रचना है। हरिरस ईश्वरदास की रचना है। रणमल छंद श्रीधर व्यास की रचना है। राव जेतसिरो छंद बिट्टू सुजा की रचना है। वीर विनोद श्यामल दास
अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी श्यामल दास को, उनकी रचना है। तो यह था राजस्थान का भाषा एवं साहित्य। कैसा लगा आपको आज का क्लास, कमेंट करके बताइए। जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।